आप सभी लोगों का भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है और स्पेशल जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उन सभी का स्वागत है। जिन लोगों का बायोलॉजी है उन लोगों का और स्पेशल स्वागत है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जिन लोगों को भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा वे लोग हमें कमेंट में बताते चलेंगे। सबसे पहले तो हम पांचों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर भी मिलवाएंगे। तो जिन लोगों को आंसर मालूम होगा वे लोग हमें आंसर बताने से पहले कमेंट में ज़रूर आंसर लिख देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि जल्दी से आंसर बता सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं। यानी कि जो आवृत बीजी होते हैं तो आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का क्या आधार होता है? इसके लिए ऑप्शन है पुष्प, बीज, फल, भ्रूणकोश। इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है पुष्पों में स्त्री केसर के जायांग संतति किन जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसके लिए भी ऑप्शन है नर जनन अंग, मादा जनन अंग, परागकण और लास्ट ऑप्शन है बीज। इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा आंसर है हमें कमेंट में बताएं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन को सुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण विकसित होते हैं, मतलब परागकण विकसित होते हैं कहाँ विकसित होते हैं? तो इसके लिए ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी में, गुरु बीजाणुधानी में, सी नंबर है दोनों में, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा ऑप्शन है हमें टिक आउट करें और आंसर कमेंट में जरूर बताएं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन को सुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? मतलब जो भ्रूण कोश है तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होता है? ऑप्शन है पराग नलिका से, लघु बीजाणु से, गुरु बीजाणु से और लास्ट ऑप्शन है लघु बीजाणुधानी से। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है हमें कमेंट में बताते चले। अगला क्वेश्चन है लास्ट 5 नंबर देखेंगे कि परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग पांचों क्वेश्चन को ध्यान से सुन चुके हैं। जो लोग अपना अपना आंसर टिक आउट किए हैं या कमेंट किए हैं वे लोग अब इन सभी पांचों क्वेश्चन का आंसर मैच करेंगे, मिलाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का आधार है। तो लैंगिक जनन का आधार क्या होता है? लैंगिक जनन का आधार पुष्प होता है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ए है। तो जिनका भी आंसर पुष्प आया है सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन को देखेंगे और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि पुष्पों में स्त्री केसर के जायांग संतति किन जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करता है? इसके लिए ऑप्शन था कि नर जनन अंग, मादा जनन अंग, परागकण और बीज। तो इनमें से देखेंगे कि जिनका भी आंसर मादा जनन अंग आया है उनका आंसर सही है। यानी कि जायांग संतति जो जनन अंग है वो मादा जनन अंग होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर है परागकण विकसित होते हैं। तो परागकण किससे विकसित होते हैं? तो परागकण जो है लघु बीजाणुधानी में विकसित होता है। किसमें? परागकण गुरु बीजाणुधानी में विकसित नहीं होते हैं और किसमें होते हैं? लघु बीजाणुधानी में विकसित होते हैं। मतलब और ऑप्शन रहता तो दिया जाता कि उसमें भी नहीं होता है। तो क्या है? ये गुरु बीजाणुधानी में होता ही नहीं है और ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ऑप्शन होगा ही नहीं। तो हमारा क्या है? लघु बीजाणुधानी में परागकण विकसित होते हैं। तो जिनका भी आंसर परागकण विकसित होते हैं आंसर आया होगा लघु बीजाणुधानी में, उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? जिनका भी आंसर इसका आया होगा गुरु बीजाणु से, यानी कि भ्रूण कोश की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होता है। तो जिनका भी आंसर गुरु बीजाणु आया है उनका आंसर करेक्ट है, सही है। तो अपने आंसर को मिलाते चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो परागकण मादा युग्मक जनन का नहीं करता है, वो करता है नर युग्मक जनन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सही आंसर
नर युग्मक जनन जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन को देखेंगे और इसी तरह से मिलाते चलेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। तो 6 नंबर से क्वेश्चन को सुनेंगे बहुत ध्यान से और आंसर जरूर कमेंट में बताते चलें। देखेंगे क्या है क्वेश्चन। 6 नंबर है कि जनन छिद्र परागकण की किस भित्ति में पाया जाता है। जो जनन छिद्र होता है वो परागकण की किस भित्ति में पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन है बाह्य भित्ति, आंतरिक भित्ति, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। मतलब जो परागकण है तो वही परागकण की बाहरी भित्ति जो है वो किसका बना होता है। सेल्यूलोज की, पेक्टोस की, प्रोटीन की या स्पोरोपोलेनिन की। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है हमें कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे परागकण क्या है। परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती है। यानी कि परागकण में अवनमन जब होगा तो अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती है। ऑप्शन है एक या दो या तीन या 4। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आंसर जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन स्त्रीकेसर में कितने अंग होते हैं। स्त्रीकेसर में कितने अंग होते हैं। 1, 2, 3, 4 कितने अंग होते हैं आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। सही आंसर बताएंगे। और लास्ट इसका देखा जाएगा 10 नंबर कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है 5, 7, 8, 3। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो जो लोग भी अपना आंसर टिक आउट कर लिए हैं, कमेंट कर दिए हैं, वे लोग आंसर को मिलाते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जनन क्षेत्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है। तो बाहरी यानी कि बाह्य भित्ति में पाया जाता है। तो जिनका भी आंसर बाह्य भित्ति आया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि परागकण की बाह्य भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये ना तो सेल्यूलोज की बनी होती है, नहीं पेक्टोस की बनी होती है, नहीं प्रोटीन की। इन तीनों में से किसी का बना नहीं होता है। यानी कि स्पोरोपोलेनिन जो है इसका बना होता है परागकण की बाहरी भित्ति। जिसका भी स्पोरोपोलेनिन आ गया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन परागकण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती है। तो इसका आंसर 2 या 3। तो जिनका भी 2 या 3 कोशिकाएं होगा उसका आंसर सही है। यानी कि 8 का सी जिसका भी आंसर आया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है स्त्रीकेसर में कितने अंग होते हैं। तो स्त्रीकेसर में कितने अंग होते हैं। तो स्त्रीकेसर में 3 अंग होते हैं। जिनका भी आंसर 3 होगा उनका आंसर सही है। जिनका आंसर सही नहीं है वे लोग आंसर सही मालूम कर लें और तब याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं। मतलब जब परिपक्व भ्रूण कोश होगा तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कितना होगा। 5 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा। इसका सही आंसर 7 होगा। यानी 7 कोशिकाएं पाई जाएगी। जिनका भी आंसर 7 आया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन को भी ध्यान से सुनते चलेंगे 11 नंबर से। क्वेश्चन को सुनेंगे 11 नंबर से बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में केंद्रिकाओं की संख्या होती है तो कितना होता है। ऑप्शन है 3, 5, 7, 8। इसका सही आंसर बताएंगे कि कितना होता है केंद्रिकाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन परागकण कारक होते हैं अजीवीय, जीवीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है कि क्या आएगा। अगला क्वेश्चन प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं कि त्रिगुणित होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमें बताएंगे कि प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं क्या होते हैं अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। अगला परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीज पत्रों की संख्या होती है। मतलब कितना होता है 1, 2, 3 या 4। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है हमें बताओगे। अगला क्वेश्चन है कि परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या होती है कितना होता है 1, 2, 3, 4। इन चारों में से कितना होता है 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है। सही आंसर बताना है। और जो लोग ये आंसर इसका निकाल लिए वे लोग आंसर को मैच करा लेंगे, मिला लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिपक्व भ्रूण कोश में
केंद्रिकाओं की संख्या कितना होता है? जिनका जिनका आंसर 8 आया होगा उनका आंसर 8 है। इस सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 को होता है केंद्रिकाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन, कि परागकण कारक होते हैं, तो परागकण क्या होते हैं? अजीवी होते हैं कि जीवी होते हैं? तो ये अजीवी और जीवी दोनों होते हैं, यानी कि इसका हमारा सही आंसर दोनों आ जाएगा। जिनका भी दोनों आंसर आया होगा करेक्ट, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं, अगुणित होते हैं कि द्विगुणित है कि त्रिगुणित होते हैं? ये ना तो अगुणित होते हैं ना द्विगुणित होते हैं, ये क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। जिनका भी त्रिगुणित आंसर आया है उनका आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन को भी देखेंगे ध्यान से, कि परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1 2 3 4। कितना होता है? तो द्विबीजपत्री है तो 2 होगा, यानी कि बीज पत्रों की संख्या 2 होगा। परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण के, यानी भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितना होगा? तो एक बीजपत्री है तो इसमें 1 होगा, यानी कि बीज पत्रों की संख्या 1 होगा। तो इस तरह से जिनका भी आंसर आया है मैच करा लेंगे। अगला क्वेश्चन को 16 नंबर से बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को सुनेंगे 16 नंबर से, क्या देखेंगे कि किस तरह से आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ क्या है कि निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है? मतलब निषेचन जब हो जाता है तो उसके बाद फल का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है बीजांड से, अंडाशय से, अंड से, दल पुंज से। इन चारों में से किससे होता है? इसका सही आंसर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की? द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, नवास्चिन, मेंडल। इन चारों व्यक्ति में से किसने द्विनिषेचन का खोज किया है? इसका सही आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे या क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है निषेक फलन, अनिषेक फलन, सत्य फलन, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है बताएंगे। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता की खोज किसने की? नवास्चिन, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। इन चारों व्यक्ति में से किसने बहुभ्रूणता की खोज किया? आंसर बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या है? लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम है क्या है? फल है, बीज है, भ्रूण है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। तो सभी लोग अपना अपना आंसर बता दिया होगा, तो अब अपना आंसर हमसे मिला लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन है बीजांड से। किससे होता है? बीजांड से होता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी बीजांड से नहीं, निषेचन के पश्चात जो है, तो निषेचन के पश्चात अंडाशय में फल बनता है। कहाँ से? अंडाशय से फल बनता है। जिनका आंसर अंडाशय होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, नवास्चिन और मेंडल। इन तीनों में से, चारों में से जो है नवास्चिन ने द्विनिषेचन की खोज किया। बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की जो क्रिया है उसको कहा जाता है अनिषेक फलन। क्या? जो बिना निषेचन के फल होगा उसको अनिषेक फलन, जब निषेचन से होगा तो निषेक फलन। अगला क्वेश्चन है बहुभ्रूणता की खोज किसने किया? तो बहुभ्रूणता की खोज न नवास्चिन ने किया, न रॉबर्ट ब्राउन ने किया और न रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? लीवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज किया। और लास्ट इसका क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या है? तो लैंगिक जनन के अंतिम रूप में क्या बनता है? तो अंतिम रूप में बीज बनता है। क्या बनता है? बीज बनता है। तो जिनका भी आंसर सही होगा मिला लेंगे और अगला क्वेश्चन को सुनेंगे और वे लोग अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, कमेंट जरूर करते चलें। इसके बाद जो क्वेश्चन है 21 नंबर से क्वेश्चन को बढ़िया से समझें और आंसर कमेंट में अच्छा से बताएं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत बीज पादपों में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक
किन में परिवर्तित हो जाता है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो द्वितीय केंद्रक है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन को ध्यान से सुनेंगे कि बीज चोल में, कि भ्रण में, या भ्रूणपोष में, या बीज पत्र में। इन चारों में से द्वितीय केंद्रक किन में बदल जाता है? अगला क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य है, मतलब फ्लोरिकल्चर से क्या तात्पर्य है? तो फ्लोरिकल्चर जो है उसमें पुष्पों की खेती होती है, या शहद निकालना होता है, कि आटे को गूंथना होता है, या फर्श की सफाई करना होता है फ्लोरिकल्चर में। तो इसका सही आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, सेमल में परागण होता है, मतलब सेमल में परागण किस तरह से होता है? वायु के द्वारा होता है, कि जल के द्वारा होता है, या पक्षी के द्वारा होता है, कि चमगादड़ के द्वारा होता है? इसका भी सही आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरे नारियल का दूधिया जल है, जो हरा नारियल है उसमें सफ़ेद यानी कि दूधिया कलर का जो जल पाया जाता है वो क्या है? तरल बीजांडकाय है, या तरल भ्रण है, या तरल भ्रूणपोष है, या इनमें से कोई नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें आंसर बताएं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उसको क्या कहा जाता है? यानी कि जिन परिपक्व बीज में भ्रूणपोष उपस्थित रहेगा उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है एपोकार्पिक, दूसरा है पॉली एम्ब्रियोनी, तीसरा है एंडोस्पर्मिक, चौथा है नॉन एंडोस्पर्मिक। इनमें से चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है कमेंट में बताएं। और इस तरह से सभी लोग अगर बता लिए तो सभी लोग इसका आंसर मिलाएं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पादपों में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक के अंदर कौन चीज़ में परिवर्तित हो जाता है? तो भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। तो सही आंसर भ्रूणपोष। जिनका भी भ्रूणपोष आंसर आया है तो भ्रूणपोष सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य है, यानी फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? तो पुष्पों की खेती किया जाता है। तो जिनका भी पुष्प की खेती आया है उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, सेमल में परागण होता है, कौन चीज़ के द्वारा होता है? तो चमगादड़ के द्वारा होता है। जिसका भी चमगादड़ आंसर आया है उनका आंसर करेक्ट है, सही है। अगला क्वेश्चन है, हरे नारियल का दूधिया जल है तो क्या है? तरल बीजांडकाय है, कि तरल भ्रण है, कि तरल भ्रूणपोष है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, क्या है? तरल भ्रूणपोष, यानी जो हरे नारियल में दूधिया जल होता है वो तरल भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट, कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर एंडोस्पर्मिक आया है उनका सही आंसर है। इस तरह से इतना तक रहने दिया जाता है। सभी लोग अपने आंसर को मिला लेंगे और कमेंट में भी बताएंगे कि क्या समझ में आया है कि नहीं आया है। तो अगला चैप्टर हम लोग कल फिर अपलोड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से याद भी कर लेंगे। जिनको याद नहीं है वे लोग नोट भी कर सकते हैं। तो आगे मिलते हैं फिर।